हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम लोगों को पढ़ना है स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, इसे पढ़ने से पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहां हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, मतलब जो लाइट को रोटेट कर पाए कुछ एंगल पे उसे ही कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस फिनोमिना को कहा जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जितने एंगल पे लाइट रोटेट हो रही है उसे कहा जाता है ऑप्टिकल रोटेशन। तो ये सब बातें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर हमें किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर या ये फाइंड करना हो कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, तो उससे पहले हम लोग जो पिछले बार या पिछले लेक्चर में पढ़े उसे पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। तो पूरा रिवाइज करने के लिए क्या था कि वहां पे दो निकोल प्रिज्म रखे गए थे, एक था पोलराइजर, दूसरा था एनालाइजर। दोनों के क्रॉस सेक्शंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब थे, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पे हमें कोई भी लाइट नहीं मिल रही थी। लेकिन जब इसमें क्वार्ट्ज प्लेट रखा गया तो लाइट ये के वाइब्रेशंस जो हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट तो है ही, लेकिन इसके वाइब्रेशंस जो हैं या तो लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल के साथ रोटेट हो जा रहे थे, जिसकी वजह से ये परपेंडिकुलर प्लेस करने के बावजूद भी हमें कुछ न कुछ लाइट की इंटेंसिटी मिल रही थी। तो उस लाइट की इंटेंसिटी को जीरो करने के लिए इस एनालाइजर को रोटेट किया गया। अब इस एनालाइजर को जितने डिग्री रोटेट किया गया उसे सर्कुलर स्केल पे इसे मेजर कर लिया गया, तो वो पता चल गया था ऑप्टिकल रोटेशन। अब मान लिया गया, हमें एग्जांपल हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस का लिखे थे, जैसे NaCl है, शुगर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर भी एक ट्यूब ले लिया गया, एक कॉलम ले लिया गया इस टाइप से, और इसमें भर लिया गया शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन इसे भर लिया गया, और जहां पे क्वार्ट्ज प्लेट को प्लेस किया जाता था वहां पर हम लोग इस शुगर सॉल्यूशन ट्यूब को रख ले रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है। इस ट्यूब को हम लोग N1 और N2 के बीच में प्लेस कर दिए। तो N1 और N2 के बीच में प्लेस कर दिए, तो हम लोग जान रहे हैं निकोल प्रिज्म से जब लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वो स्प्लिट हो जा रही है, ऑर्डिनरी रे यहाँ से बाहर हो जा रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, और हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे मिल रही है जो कि प्लेन पोलराइज लाइट थी। दूसरा जो एनालाइजर रखा गया है, इसका प्रिंसिपल सेक्शन इसके ठीक परपेंडिकुलर रखा गया है फर्स्ट वाले निकोल प्रिज्म के, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी हमें मिल रही थी जीरो। अब क्या किया गया, इन दोनों के बीच में एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसी भी कॉलम में किसी भी ट्यूब में भर के इन दोनों के बीच में प्लेस कर दिया गया। इसमें शुगर सॉल्यूशन भर के यहाँ पे रख दिया गया। तो इसे रखने से क्या होगा, ये लाइट जो वाइब्रेशंस थे उनके डायरेक्शन को कुछ एंगल रोटेट कर देगा। अब कुछ एंगल रोटेट कर दिया तो इस प्रकार से इसे बना दिया गया। अब जब ये इसे रोटेट कर देगा, वाइब्रेशंस को रोटेट कर देगा, तो यहाँ पे जो जीरो इंटेंसिटी मिल रही थी वो जीरो इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब लाइट के वाइब्रेशंस रोटेट हो गए तो कुछ ना कुछ लाइट इसमें से पास हो जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा कि लाइट की कुछ इंटेंसिटी हमें मिलेगी। अब लाइट की इस इंटेंसिटी को जीरो करने के लिए जो एनालाइजर है N2 है, इसे रोटेट करना पड़ेगा। तो अब अगर इसे रोटेट किया जाए तो जितना धीरे धीरे रोटेट किए और एक ऐसी कंडीशन आई जहां पर फिर हमें लाइट की कोई भी इंटेंसिटी यहां नहीं मिल रही है, तो जितना एंगल रोटेट किया गया उसे सर्कुलर स्केल पे मेजर कर लिया गया। रीडिंग्स दोनों नोट करते जाएंगे। अगर इसकी कुछ रीडिंग है तो इसे भी रोटेट किया गया, इसके भी कुछ रीडिंग मिलेगी, दोनों को सब्सट्रैक्ट करके अब सर्कुलर रोटेशन हमें या एंगल ऑफ रोटेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो अब एंगल ऑफ रोटेशन की बात करें तो ये एंगल ऑफ रोटेशन दो चीजों पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। किन चीजों पे डिपेंड करता है, पहला तो ये जो ट्यूब था जिसमें शुगर सॉल्यूशन भरा गया या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस भरा गया उसके लेंथ पर डिपेंड करता है, और दूसरा इसमें जो सॉल्यूशन भरा गया, इसमें जो विलियन भरा गया उस पे उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो पहली बात लिखें अगर, तो लिख सकते हैं एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ट्यूब। तो एंगल ऑफ, पूरी बात अगर लिखें तो लिख सकते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन जो थीटा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो एंगल ऑफ रोटेशन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ
ट्यूब या फिर लेंथ ऑफ कंटेनिंग सॉल्यूशन। तो लेंथ ये हो गया, तो लेंथ ऑफ ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन, तो इसका लेंथ मान लिया गया हो गया स्मॉल एल। ये लिख नहीं रहे हैं, तो अगर लिखना होगा लैंग्वेज में तो लिख सकते हैं वर्ड्स में कि एंगल ऑफ रोटेशन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ट्यूब कंटेनिंग शुगर सॉल्यूशन। अब उसके बाद दूसरी चीज, इसमें जो सॉल्यूशन भरा गया उसके कंसंट्रेशन पे या उसके कंसंट्रेशन के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कैसे बनता है, विलयन। विलयन में एक विलेय रहेगा, एक विलायक रहेगा, तो दोनों को मिला के सॉल्वेंट को और मिला के ही उसमें बनाया जाएगा सॉल्यूशन। तो उसके बाद जैसे चीनी है, चीनी तो शुगर सॉल्यूशन है, तो चीनी और पानी को घोल दिए, विलेन बन गया। यूपी बोर्ड में और इससे पहले 12th में भी हर बोर्ड में आप लोग इसे पढ़े हैं, सॉल्यूशन और विलेन बनाना भी। तो यहाँ हम लोग उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन न जानते हुए केवल ये बात कर रहे हैं कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा इसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन इसमें भरा गया उसके कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन वही होगा कि इसमें कितने विलेय में कितने विलायक में कितना विलेय की मात्रा घुली हुई है। जैसे इस प्रकार से ये पूरा विलेयन अगर भरा हुआ है तो इसमें कितना नमक है या कितना चीनी है और कितना पानी में ये घोला गया है, यही है इसका कंसंट्रेशन, घनत्व। तो कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू घनत्व की अगर बात करें तो कितने ग्राम घोला गया है और कितना टोटल इसमें विलायक है। तो ये दो बातों पर निर्भर कर रहा है, जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो तो इसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद क्या लिख सकते हैं, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर इन दोनों के इक्वेशन 1 और 2 कह लें तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एंगल ऑफ रोटेशन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखा जा सकता है L इंटू सी। तो L इंटू सी है, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएं तो प्रोपोर्शनल जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इज इक्वल टू लिखे तो एक कांस्टेंट लिख लिया गया जिसे कहा गया S इंटू एल इंटू सी। इस S को ही कहा जाता है स्पेसिफिक रोटेशन, इस S को ही कहा जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसे कहा गया स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इस स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू हमें मिल गई। अगर इसे देखा जाए तो S की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, S इज इक्वल टू लिखा जा सकता है L इंटू सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये लिखा जा सकता है थीटा अपॉन एल सी। तो यहाँ से S की वैल्यू हमें मिल गई, S इज इक्वल टू मिल गया थीटा बाई एल इंटू सी। यही कहा जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। ये S स्पेसिफिक रोटेशन के लिए हमें एक्सप्रेशन मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन के आधार पे इसका लिखा जा सकता है डेफिनीशन, कि ये क्या डेफिनीशन होता है इसका। तो स्पेसिफिक रोटेशन की फिर बात करें तो स्पेसिफिक रोटेशन के लिए फॉर्मूला मिल गया S इज इक्वल टू थीटा बाई एल सी, जहां पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कॉलम है, लेंथ ऑफ ट्यूब है, और सी क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फिल्ड इन ट्यूब। तो ये हो गया इतनी बातें। अब अगर यहां से देखा जाए तो अगर ये जो ट्यूब है इसका लेंथ है L, अगर इस ट्यूब के लेंथ L इज इक्वल टू रखा जाए 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, तो जो लेंथ है हो गया वो कितना हो गया 1 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर अगर यहाँ पे 10 टू द पावर की बात करें तो डेसी अगर बात करें, डेसी इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -1, सेंटी इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -2, और फिर उसके बाद मिली इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3। तो हमें 10 टू द पावर -1 से मतलब है, तो डेसीमीटर यहाँ पे लिख दिए डेसीमीटर। तो डेसीमीटर मतलब 10 टू द पावर -1 मीटर, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलें तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये 10 टू द पावर -1, ये हो गया 10 टू द पावर 2, तो 2 - 1 ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो जो ट्यूब लिया गया या तो वो 10 सेंटीमीटर का लिया जाए
या 10 सेंटीमीटर का लिया जाए तो इसे रखा जाएगा 1 डेसीमीटर, या फिर ब्रैकेट में लिख लिया जाएगा 1 डेसीमीटर। अब दूसरा जो शुगर सॉल्यूशन है, जो शुगर सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन की बात करें तो उसका कंसंट्रेशन रहेगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसे कह सकते हैं 1 ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी। तो अगर L की भी वैल्यू 1 डेसीमीटर प्लेस कर दिया जाए और C की वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्लेस कर दी जाए तो यहाँ L की भी वैल्यू हो गई 1 और C की भी वैल्यू हो गई 1, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा, S इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन L की वैल्यू 1 इंटू C की वैल्यू 1 इंटू 1। तो एक लाइन अगर लिखें तो लिख सकते हैं 1 इंटू 1, या फिर यहाँ से लिखा जा सकता है, या यही लिख दें S इज इक्वल टू, ये सोर्स था, ये हो गया S इज इक्वल टू थीटा, S इज इक्वल टू हो गया थीटा बाई 1, या फिर हो गया S इज इक्वल टू थीटा। तो जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन के इक्वल होगा। कब, जब ये लेंथ, मतलब जब ये ट्यूब का लेंथ हो 1 डेसीमीटर, जब लेंथ हो इस ट्यूब का 1 डेसीमीटर और इसमें जो सॉल्यूशन भरा गया उसका कंसंट्रेशन हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो स्पेसिफिक रोटेशन के इक्वल होगा। तो जो लाइट इस पे से पास होगी उसका वेवलेंथ अगर लेमडा हो तो उसके बाद उसका जो भी एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो स्पेसिफिक रोटेशन होगा। कब, जब उस ट्यूब का लेंथ 1 डेसीमीटर हो तथा उसमें भरा गया जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उसका जो कंसंट्रेशन हो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस डेफिनेशन को पूरा लिख दे रहे हैं कि आपको लिख के क्या आना है, वहीं पे हमारा ये लेक्चर स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में पूरी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। तो एंगल ऑफ रोटेशन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और दूसरा मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दोनों को मर्ज कर दिए दोनों इक्वेशन को, ये हो गया थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू सी। इस प्रोपोर्शनल को हटाए तो एक कांस्टेंट लिखा गया जो था स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसे कहा गया स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से फॉर्मूला मिला एस इज इक्वल टू थीटा बाई एल सी। लिखते हैं इसका डेफिनेशन। तो पूरा समझने के बाद ये लिख दिया गया कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ सब्सटेंस एट गिवन टेम्परेचर T एंड फॉर अ गिवन वेवलेंथ लेमडा इज डिफाइंड एज रोटेशन, किसमें रोटेशन, डिफाइंड एज रोटेशन इन डिग्री, प्रोड्यूस्ड बाय 1 डेसीमीटर या फिर कहें 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पूरी बात ये हो गई थी कि जब लाइट की जीरो इंटेंसिटी थी, शुगर सॉल्यूशन भरने के बाद वो लाइट को क्या कर दे रहा था, ऑप्टिकली रोटेट कर दे रहा था। तो एंगल ऑफ रोटेशन वहां से मेजर किया गया जो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इसके लेंथ पर और इसके कंसंट्रेशन पे। तो हमें एक्सप्रेशन मिला S इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी। तो जहां पे थीटा क्या था, थीटा था एंगल ऑफ रोटेशन, एस है स्पेसिफिक रोटेशन, एल है लेंथ ऑफ कॉलम या ट्यूब, और सी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इन या फिल्ड इन ट्यूब। तो अब उसके बाद इसका डेफिनेशन हो गया कि अगर लेंथ जो इसका 1 डेसीमीटर हो, कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, तो जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा डिग्री में वही कहा जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन। और अब हमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, लॉरेंट्ज हाफ सेट पोलैरिमीटर और दूसरा पढ़ना है बाई क्वार्ट्ज पोलैरिमीटर। तो इन दोनों टॉपिक्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।